कैपेसिटी रिजर्वेशन, इलास्टिक आईपी, की पेयर, प्लेसमेंट ग्रुप, स्नैपशॉट अपने देखा है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप देखा है, डेडिकेटेड। ये कौन से डेडिकेटेड होस्ट और कैपेसिटी रिजर्वेशन, ये दोनों क्या है? मैंने आपको एक दिन में दो चीज पढ़ाई थी, इंस्टेंस टाइप्स और इंस्टेंस के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कितने टाइप के इंस्टेंस होते हैं। एक तो इंस्टेंस टाइप पढ़ाया मैंने, कौन कौन से थे इंस्टेंस टाइप? जनरल पर्पस, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज, मेमोरी ऑप्टिमाइज, हाई परफॉर्मेंस, ये सब देखा था। फिर क्या देखा था? परचेसिंग ऑप्शंस देखा था कि देखा? परचेसिंग ऑप्शंस हमने क्या देखा था? ऑन डिमांड इंस्टेंसेस, स्पॉट इंस्टेंसेस और सेविंग प्लान्स की कैपेसिटी रिजर्वेशंस, डेडिकेटेड, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं? परचेसिंग ऑप्शंस के अंदर। कैपेसिटी रिजर्वेशंस और डेडिकेटेड ऑप्शन क्या है? AWS के पास हमने कैपेसिटी में अपने लिए रिजर्व करके कितने सर्वर सिर्फ हमें ही मिलने चाहिए, 3 4 5 6 सर्वर। कैपेसिटी में हमने बता दी कि इतने वर्चुअल CPU वाले सर्वर, चाहे वो कोई भी टाइप हो, इंस्टेंस टाइप, T3 माइक्रो, T2 स्मॉल हो, T3 मीडियम हो, हमें उसे कोई लेना देना, हमें कितने वर्चुअल CPU के 5 सर्वर 6 सर्वर चाहिए, मतलब चाहिए नहीं चाहिए, ये कैपेसिटी रिजर्वेशन का। डेडिकेटेड होस्ट मतलब AWS के डेटा सेंटर के अंदर वो सारे सर्वर जिनके इंस्टेंस टाइप भी हमने डिसाइड करके रखे हुए हैं, T3 माइक्रो ही चाहिए, M7 लार्ज, M6 लार्ज, ये सब हमें ही चाहिए। तो ये सब अपने लिए रिजर्व करके रखें तो उनके सामने दिख जाएंगे कि भाई इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी, इमरजेंसी में हम थोड़ी ना AWS पर रिक्वेस्ट भेजेंगे और उससे सर्वर लेके जाएंगे। हमारे पास पहले से रखे तो हम रिजर्वेशन वाले यूज़ कर लेंगे कि इनका पैसा कम लगने वाला है, तुरंत लेने जाएंगे तो ऑन डिमांड सर्वर लेंगे, ऑन डिमांड का पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा। कैपेसिटी रिजर्वेशन और डेडिकेटेड होस्ट क्या है? पहले से हमने रखे थे तो इनके ऊपर पैसा कम लगेगा, इनका यूज हम करेंगे। इंस्टेंसेस लोड बैलेंसर हमने देखा, सिक्योरिटी ग्रुप देखा, वॉल्यूम देखा। जब फर्स्ट टाइम हम इसी को पढ़ते थे तो ये बेस थोड़ा बिल्कुल समझ में नहीं आता, लेकिन आपको जब मैं समझा कि सारे टॉपिक्स है। वॉल्यूम्स क्या है? स्टोरेज। जब भी हम एक सर्वर क्रिएट करते हैं तो उसके साथ एक रूट वॉल्यूम अटैच होता है। जैसे कि मैंने ये लैपटॉप लिया है तो इसके साथ क्या आया हुआ है? स्टोरेज के लिए C ड्राइव आया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद C ड्राइव में भी सारा डेटा स्टोर करके रख सकता हूँ क्या? अगर मान लो इसके अंदर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इसको बार बार एक्सेस करूँगा, धोखे से कोई मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिलीट होगी तो हम क्या करते हैं? उसकी पार्टीशन क्रिएट करते हैं। पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया? पहली बात तो मैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम लगाया फॉर डेटा वॉल्यूम, राइट। पहला जो है वॉल्यूम पहले से अटैच है, उसको क्या बोलेंगे आप? रूट वॉल्यूम। बट हमें तो डेटा कहीं और स्टोर करना, तो हमने क्या किया? EBS एक सर्विस पर। उस EBS सर्विस में हमने क्या रहेगा? हम वॉल्यूम परचेस करते हैं, परचेस करने से काम हो जाता है क्या? उसको क्या करना पड़ता है? सर्वर को अटैच करने के बाद हमें सर्वर पे चेक करना है कि वो सर्वर पे EBS अटैच हो गया या नहीं हुआ। तो कमांड क्या थी? LSBL लिस्ट ब्लॉक स्टोरेज। LSBL के सिर्फ जो भी सर्वर्स के ऊपर EBS अटैच है वो में लिस्ट हो गए। बट क्या सिर्फ अटैच करने से काम हो जाएगा? पार्टीशन करना पड़ता है। पार्टीशन करने के बाद क्या करना पड़ता है? फाइल सिस्टम एलोकेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में हम उसको एक्सेस कहाँ करेंगे? किस डायरेक्टरी को एक्सेस, किसी डायरेक्टरी के पास हमें क्या करना पड़ेगा? उसको माउंट पॉइंट देना पड़ेगा, जहाँ पर अगर हम काम करेंगे तो वो डेटा उस वॉल्यूम के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। हमने क्या किया था? तो उसको माउंट किया था। माउंट करने के बाद माउंट किया, जब उसको अनमाउंट करना है तो कमांड क्या थी? न्यू माउंट, डिटेल लाइक डिटेच हो गया। या तो आप जाओ UI पे, वहाँ पे डिटेच का जैसे हमने अटैच किया था तो वो अनमाउंट हो जाएगा, या फिर कमांड टू न्यू माउंट, तो आप क्या करोगे? उसको अनमाउंट। फिर स्टोरेज सर्विस है एक तरीके से। वॉल्यूम क्या है? स्टोरेज सर्विस है। तो हमने इसी के लिए एक और सर्विस देखी थी, EXS। क्यों देखा था भाई EXS? शेयर्ड स्टोरेज और क्या प्रॉपर्टी? स्टोरेज टू मल्टीपल सर्वर्स एक्सेस तो जी आप बताओ हमने EXS क्यों यूज किया? ये इसका प्रैक्टिकल नहीं किया ना, किया था ये इसका प्रैक्टिकल। भाई भी यूज किया EXS सर्विस। एजेंट स्पेसिफिक नहीं होता, एजेंट स्पेसिफिक नहीं होता, सारे एजेंट्स एक्सेस कर सकते हैं ना। यस सही होता है। एजेंट स्पेसिफिक नहीं होता, किसी
मेन रीज़न क्या है कि भाई हमें मान लो स्टोरेज बढ़ रहा है, डेटा बढ़ रहा है, हमें बार बार वॉल्यूम पकड़ के अटैच करके फिर उसको फाइल सिस्टम में करने का जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ऑटोमेटिक स्केलिंग होते जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेटा जितना एक्सपोर्ट होते जा रहा है ऑटोमेटिक स्केल होते जाएगा। और जैसे ही वो 8 हम जब देते हैं तो हमें कितना स्टोरेज मिल जाता है 8 एक्साबाइट। 6 क्या 6 के लिए वो स्टार्टिंग यूज नहीं होता, स्टार्टिंग में 6 के लिए है क्या यूज दिखा रहा है, यूज वाला है। बट हमें कितना जाता है जब हम अच्छा मुझे चेक करना है क्या कि मैंने EFS अटैच कर दिया सर्वर में, चेक कैसे करूँ, कमांड कैसे LSBL केस को आपने क्या देखा था लॉग्स EBS मॉडल देखे, बट आपको देखना है EFS कैसे देखें, EFS भी तो अटैच किया, EFS कैसे देखें। जहाँ जहाँ आपने EFS लोड किया हुआ उसमें देखो मैंने लिखवाया है कि कमांड तो हो सकता है वो यही वाली पेज होगी जिसमें मैंने वो कमांड नहीं लिखा है। मैंने उस पेज में पता किया तो उसमें उन्होंने वाले को बताया तो लगता है कि कमांड छूट गई, फिर भी मैंने शायद बाद में रिकॉल किया भी होगा। एक बार चेक करो जहाँ पर आपने EFS का प्रैक्टिकल लिखा है क्या मैंने वहाँ पर कोई कमांड टाइप लिखाई, इससे आप EFS चेक करो कि आपके सर्वर को EFS अटैच हुआ है नहीं हुआ, कितने साइज का हुआ है। सर एक्चुअली EFS को हमने ज़्यादा कुछ पेपर में लिखा नहीं था, आपने प्रैक्टिकल करवाया है। चैनल लिखा है नहीं EFS ST का भी छूटा था, मैं सोच रहा हूँ EFS का प्रैक्टिकल दे देते हैं। तो परमानेंट माउंट करने का तो अपन EFS टेस्ट फाइल में एंट्री कर देते हैं। मैं एक बार EFS का प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, ठीक है सब देखना आपका ही कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्चुअली EFS हम क्यों यूज़ करने वाले हैं शेयर्ड स्टोरेज के। भाई एक बंदा अगर सर्वर पे काम कर रहा है मल्टीपल भी कर रहा है तो काम कहाँ कर रहे हैं एक ही वॉल्यूम के अंदर कर रहे हैं, बट हमें एक वॉल्यूम यूज ना करके मल्टीपल सर्वर्स के साथ काम करना है। एक सर्वर में मल्टीपल यूजर है बट हो सकता है कि वो मल्टीपल यूजर मल्टीपल सर्वर्स पे अलग अलग सर्वर्स पे और उन सर्वर्स पे जो काम हो रहा है वो हम एक ही जगह स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम सर्विस पढ़ने वाले हैं EFS। ठीक है, EFS क्या है इलास्टिक फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम नहीं है बट इलास्टिसिटी इसके अंदर, इसका मतलब क्या हुआ जितना चाहिए वो साइज जो है ऑटोमेटिक कर सकता है। तो हमें जब EFS अलोकेट होता है तो हमें कितना मिलता है वो 8 एक्साबाइट मिलता है। चलो मैं उसकी कमांड बता रहा हूँ। तो एक काम करके सबसे पहले अपन 2 इंस्टेंसेस लॉन्च करेंगे। किसी ने नोट किया था क्या? किसी ने भी नोट नहीं किया EFS? रिपोर्ट मैंने अलाउ किया हुआ है। दो सर्वर लॉन्च कर रहा हूँ मैं ताकि मैं आपको ये बता सकूँ किस तरीके से दोनों सर्वर यानी कि एक सर्वर कोई अगर यूज़र चेंज कर रहा है वेबसाइट में तो
दूसरे वाले जो पर्सन है उसको भी सेम डेटा चेंज होते हुए दिखेगा। उसने तो चेंज नहीं किया बट उसको दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो दोनों शेयर्ड स्टोरेज सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो सही लिखा है मैंने। देखो ये सर्वर मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ये किसी भी गैजेट में हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं एक गैजेट में, बट अभी मैं एक गैजेट में लॉन्च करके पूरे एक साथ लॉन्च कर रहा हूँ। हमें प्रैक्टिकल देखना है कि क्या एक यूज़र अगर चेंज कर रहा है, एक डेवलपर है जो चेंज कर रहा है वेबसाइट में, तो क्या दूसरे डेवलपर को भी सेम कंटेंट दिखाई दे रहा है। इंस्टेंस लॉन्च हो रहे हैं, अपन क्या देख लेंगे, ये टेस्ट बना लेंगे। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अपन दूसरे एजेंट में कर लेंगे तुम्हारे। के अंदर बना अभी मुझे ना वही वाला कंटेंट चाहिए होगा, कैसे लेके आए बताओ। जब होगा मुझे कि वही वाला जो मैंने कंटेंट लिखा ना यूजर डेटा को कैसे मैं लिखना है, तो मुझे अभी टाइप नहीं करना है इसके साथ। एडिट यूजर में जाके कॉपी करके उसको स्टॉप हाँ एडिट यूजर एक्शन इंस्टेंस सेटिंग एडिट यूजर नीचे है उसमें जाके कॉपी करके अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस 2 सर्वर लॉन्च कर रहा हूँ, बट इसका प्रोजेक्ट शेयर करूँ इस वो 1A में था ना, 1A था इसमें 1B था, अलग अलग एजेंट में भी। एक 1A में है, एक 1B में। 1A में है, 1B में, इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि मुंबई में बैठा हो, ये मुंबई में बैठा हो, ये हैदराबाद में, अलग अलग जगह। ये फिर बना लेते हैं।
EFS मैंने सर्च किया एंड क्रिएट फाइल सिस्टम। इसमें हमने क्या किया था, कस्टमाइज करके खुद से बनाया, राइट। नाम दे देता हूँ मैं, क्या नाम दे देता हूँ, ये नॉर्मल नाम देता हूँ, माय EFS डिफॉल्ट पीसी को कस्टमाइज करके बना रहा हूँ माय EFS। ओरिजिनली बनाना है अपने को, ओरिजिनल में काम करना चाहिए। तो बंजो बनाऊंगा उसे जूम वाइज बन सकता है, लेकिन पहले नहीं आता इसलिए ऐड किया पड़े अपने को ओरिजिनली बनाना। और मैंने वन जोन दे दिया तो उस एसेट के अंदर जो सर्वर से उस वीडियो में एक जोन अपने को ओरिजिनली बनाना ऐड कर दिया। अब अपन इसका ऐसा नहीं बोल सकते कि EFS जो है वो रीजन स्पेसिफिक सर्विस, इसलिए इसको एजेंट स्पेसिफिक भी बना दिया। दोनों ऑप्शन इसी एजेंट के अंदर काम करेगा। जी भाई, जो है रीजन अपन को रीजन रखना, क्योंकि भाई अपने जो सर्वर है वो अलग अलग एजेंट के अंदर नहीं। इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप, इसके साथ एडिशनल चार्जेस लगेंगे तो मैं इसको इनेबल नहीं करूँगा। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हमने देखा था, इसका मीनिंग क्या था, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, इनका फ्रीक्वेंट एक्सेस, ये होता है फ्रीक्वेंट एक्सेस स्टैंडर्ड, और ये होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, और ये होता है आर्काइव। अगर वो बैकअप ले ही रहा है तो वो 3 टर्म्स पे लेगा। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट 3 तरीके से लिखेगा। फ्रीक्वेंट एक्सेस मतलब ऐसा डेटा जो डेली हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंट एक्सेस में रहेगा। दरअसल ये क्लासेज होती है, और मैं आपको आगे चल के S3 सर्विस पढ़ाऊंगा, उसमें आपको डिटेल में सर्विस पढ़ाऊंगा, इवन प्रैक्टिकली साथ तो ये काम आप इसको इग्नोर करते हैं, S3 में आएगा नहीं। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ EFS के लिए अपन ने क्या किया है, सिर्फ नाम दिया है, ओरिजिनल सेलेक्ट किया हुआ है, ओरिजिनल पहले सिलेक्टेड था, नाम दिया है, भाई किस किस एजेंट में अवेलेबल रहेगा, कौन हर एजेंट में। मैं कहाँ हूँ, सिंगापुर में। सिंगापुर में कितने एजेंट है, 1 2 3, और तीनों एजेंट से क्या हो सकते हैं, मेरा EFS काउंट हो सकता है। तीनों को मैं एक बता रहा हूँ। अदरवाइज हम चाहते हैं कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जैसे लोग की 1C के अंदर काम करते हैं, 1C के लोग जो एक्सेस नहीं कर पाना चाहिए, उनको एक्सेस दे रहे नहीं तो ऐसे नहीं कर सकते। और हम तो चाहते हैं कि भाई किसी भी एजेंट के अंदर है तो हमारे डेवलपर्स वो क्या कर सकते हैं, EFS के ऊपर काम कर सकते हैं। क्या है ये, जैसे पॉलिसी में ही है देखिए अपन ने क्या किया, सिर्फ देखो दिया है, नाम दिया है पहली बार फेस में और कुछ नहीं किया, ऑल एजेंट भी पहले से थे। अपन ने कुछ भी नहीं, सिर्फ नाम दिया है। EFS क्रिएट करने के लिए हमने सिर्फ क्या किया, नाम दिया है और आगे बढ़ा। अब हमें इस EFS को अटैच करना है, इसको अटैच करना है हमारे सर्वर को। कैसे करोगे अटैच, अगर आप अटैच करते भी व्यू डिटेल्स में जाओ, अटैच पे क्लिक करके कर भी सकते हो। जैसे अटैच पे क्लिक करके तो कमांड मिलेगा, ये कमांड कहाँ चलाओगे आप, सर्वर के ऊपर। बट हमने देखा है कि हम इस तरीके से हमने वॉल्यूम को भी अटैच करके देखा था। UI के थ्रू अगर हम अटैच करते हैं तो क्या होता है, जैसे सर्वर स्टॉप होगा ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है EBS की। EFS के साथ भी सेम ऐसे ही होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, परमानेंट एंट्री करते हैं। परमानेंट एंट्री करना है तो उसकी एक फाइल होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, उसका नाम क्या है, //fs-step। तो fs-step में अगर एंट्री करना है तो कितने पॉइंट्स रहते हैं उसमें, कितने फील्ड्स रहते हैं, 6 फील्ड्स कौन कौन से हैं। सर्वर ओपन करता हूँ मैं, काम करता हूँ, ये दोनों सर्वर को मैं रिमोटली एक्सेस लेके ओपन करता हूँ। क्योंकि देखो जब भी फाइल में एडिटिंग की बारी आएगी तो बेस्ट है कि हम किसका यूज़ करें, मोबाइल स्टोर। रीज़न क्योंकि
जब मैं फाइल एडिटिंग करता हूँ वेब ब्राउज़र के ऊपर तो थोड़ा सा पीछे बैकएंड में भी कुछ ना कुछ सर्विसेज चल रही होती है, तो वो फिर प्रॉपर वर्क नहीं करता, हमारी फाइल अच्छी तरह से एडिट नहीं होगा। और ये क्या है, सिंपल एक एप्लीकेशन है, उसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं चल रहा, हम जो काम करें सिर्फ वही होगा उसी समय, इसलिए हम क्या यूज़ करना चाहिए, बैठ सकते हैं मोबाइल फोन एप्लीकेशन यूज़ करें। पहले भी हम ले लेते हैं। अच्छा अपन एक बार चेक कर लेंगे ये इसके जो अपने थोड़ा सा कंटेंट अपलोड किया वो वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। चलो अपन ने एक सर्वर कनेक्ट कर लिया है, बट इस सर्वर के ऊपर मैंने EFS माउंट नहीं किया। EFS माउंट करने के लिए कमांड क्या %/etc/permanently कैसे करेंगे, 6 एंट्री करना है। पहला डिवाइस नेम यहाँ पर क्या है, DNS राइट, डिवाइस नेम हमें देगा, ये इसको कॉपी करना, कॉपी यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। फिर आपको यहाँ पर क्या देना है, :/, क्यों, क्योंकि जब हम अटैच करते हैं तो उसने खुद जब वो कमांड बता के आता है अटैच लास्ट में :/, कोई भी आप DNS पेश कर रहे हो लास्ट में :/, के सबको देना है। हम क्या देंगे यहाँ पर देन माउंट, कहाँ से माउंट करेंगे, अभी एक ही वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, एक ही वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वेबसाइट नाम /web/www.ht यहाँ पर काम कर रहे हैं, दोनों के दोनों डेवलपर यही काम करेंगे ना। माउंट पॉइंट देंगे, फाइल सिस्टम मैंने ये इसको कौन सा दिया था, ये कौन सा सिस्टम है, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, तो यहाँ पर NFS लेटेस्ट सर्वर NFS फिर माउंट ऑप्शन, यहाँ पर माउंट पॉइंट दिए, ये फाइल सिस्टम दिए, फिर क्या दोगे माउंट ऑप्शन, मतलब क्या माउंट ऑप्शंस, प्रायोरिटीज चेक करके परमिशन चेक करते हैं। यहाँ पर क्या चेक करते हैं लास्ट में, आपको बदल चेक करने के लिए डिफॉल्ट्स माउंट ऑप्शंस में परमिशन चेक होती है, और यहाँ होता है लास्ट में FSCK फाइल सिस्टम चेक, और ये तो डंप वैल्यू है, डंप वैल्यू क्या है, 0 है तो नहीं लेना है बैकअप, और अगर मैंने 1 दी तो बैकअप। मैंने यहाँ पर ये लास्ट वाला क्या रहता है, लास्ट वाला क्या रहता है, प्रायोरिटीज, तो प्रायोरिटीज में 0, 1, 2 भी रहता है, तीनों का मीनिंग क्या है, 0 मतलब चेक करना, FSCK फाइल सिस्टम चेक, ये कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, FSCK फाइल सिस्टम चेक, FSCK पहले इसको चेक करेगा, 0 अगर मैंने दिया हर डायरेक्टरी को चेक करेगा, शुरुआत कहाँ से करेगा, रूट डायरेक्टरी, वही मैंने 1 दिया है तो रूट और ETC कॉन्फ़िगरेशन फाइल, फिर अगर मैंने 2 दे करेगा तो ETC के अंदर जितनी भी फाइल्स सबको चेक करेगा, वो नहीं देगा। फिर यहाँ जो आपने पूछा डिफॉल्ट, ये उधर परमिशन चेक करेगा, रूट यूजर को परमिशन नहीं है नहीं, रूट को परमिशन नहीं है नहीं, तो यहाँ जो है परमिशन चेक होती है, जो डिफॉल्ट मैंने डिफॉल्ट अगर दे रखा तो कोई परमिशन नहीं चेक करना है, सीधे स्टार्ट करना चाहिए। OD 620 एंट्रीज, डिवाइस नेम, माउंट पॉइंट, फाइल सिस्टम, माउंट ऑप्शंस,
dump value and priorities. अच्छा एंट्री होगी, अब कौन सी कमांड चलाएंगे? जो भी हमने एफ स्टैक के अंदर एंट्री की है वो कमांड क्या है? माउंट हाइफन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? पैकेज भी इंस्टॉल करना पड़ता है अपने पैकेज इंस्टॉल करना अभी एक चीज़ और आएगा apt इंस्टॉल nfs हाइफन ये पैकेज नहीं हुआ। अब रीजन क्या है? ऐसे एरर तो आगे तब ऐसे पढ़ाना चाहिए। हम हो गया और वैसे मैंने प्रोसेसिंग के लिए बताया माउंट में भी पूरा पार देना पड़ेगा उसको सिक्योरिटी में मेरा अटैच है का कोड भी अलग है एक कोड मैंने आपको बताया था होना चाहिए कहाँ पर यहाँ पर तो अब ये इसको मैं सिक्योरिटी में उसको कोड ना अलग है सिक्योरिटी नेटवर्क में इसको प्रोसेस सिक्योरिटी में अटैच करें कौन सा ये डिफॉल्ट वाला मुझे इसमें एरर आना चाहिए था। ये डिफ़ॉल्ट वाला सिक्योरिटी ग्रुप में क्या है एक्चुअल में मैंने वो कोड सारे अलाउ करके रखे हुए हैं, अगर माउंट होता नहीं। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको माउंट हाइफन अगर आप चलाओगे तो चलेगा नहीं, स्टक हो जाएगा आपका। ये मैं इसको दिखाता हूँ सिक्योरिटी ग्रुप। तो मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है उसमें पहले से ही कोड अलाउ है, ये डिफ़ॉल्ट वाला दिख रहा है बट ये वाला इसमें पहले से मैंने कोड अलाउ करके रखे हुए हैं। तो कोड कौन सा है? इस वजह से कर्ल जो कमांड में हम बोल रहे थे कर्ल कमांड क्या करती है? क्लाइंट यूआरएल मतलब जो सर्वर के ऊपर लोकल मतलब करंट सर्वर के ऊपर जो भी डिप्लॉय कंटेंट को दिखाता है, तो इस पर दिखा रहा है कंटेंट मैंने पैकेज भी इंस्टॉल नहीं किया पता है इसमें पैकेज में एपीटी सर्च एंड एड्रेस
कमांड क्या है, अपन एक लिखती du हाइफन sh, ये किसके लिए थी, तो फाइल साइज में एक कमांड जो हमें जैसे हमें ls की कमांड इसकी थी स्टोरेज के लिए, बट इसमें हमें EFS दिख रहा है क्या, EFS अगर आपको देखना है तो EF H फाइल और जाएगा मान डी कैपिटल this file usage and then H for human readable time, T for time, human readable time. ये फाइल को देखना है इसमें कंटेंट जो दिखा है, सो एक सर्वर पर तो काम कर रहे हैं इंडियन वर्चुअल फाइल ट्रांसलेशन w क्रिएट कर दें गेट index.html और इसको चेक करें माउंट किया तो पता नहीं हटना तो नहीं चाहिए। एक सर्वर है, एक सर्वर पे काम होगा, एक डेवलपर इस पे काम होगा, अपना दूसरा सर्वर कनेक्ट होगा, तो दूसरे सर्वर में भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, NFS इंस्टॉल, पैकेज इंस्टॉल और FSTM एंट्री माउंट आइकन। तो मैं एक और सर्वर ले लेता हूँ मैसेज यहाँ पर ही वो एक्सटेंड नहीं तो बिना ये अलग से सर्वर भी उसी में यूजर अगर चेंज कर देते हैं सर्वर दूसरा है ना, सर्वर ही दूसरा है, बाकी सर्वर पे मल्टीपल यूजर नहीं, सर्वर ही दूसरा है। क्या पहले बताओ, पैकेज तो पहले से इंस्टॉल है कौन सा, अपाचे का, हमने सर्वर बात कर दिया ना, कॉपी किया था कॉपी एडिट यूजर में कॉपी करती है apt stop scroller NFS icon, ये है क्या, NFS icon कॉमन है क्या, क्लाइंट पैकेज जो क्या करके देगा, EC2 सर्विस और EFS सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन कर रहा है, पैकेज एक तरीके से क्लाइंट की बात करेगा। तो अलग अलग सर्विस में है तो EC2 की सर्विस, बट अलग अलग सर्विस में EC2 अलग हो गया, EFS अलग हो गया, EBS अलग हो गया। अब क्या करेंगे,
फिर क्या करेंगे अपन वेयर प्रोडक्टिव यहाँ पर काम करेंगे तो माउंट हाइफन का मतलब क्या है? एक बार बोल रहा सिस्टम को रिलोड कर दो उसके लिए क्या है? हाँ माउंट हाइफन का मतलब क्या है? माउंट हाइफन ए एक हाइफन का मतलब पेन पेन नहीं और एफएस टैब के अंदर मैंने जो जो इंक्रीज किए हैं उन सबको परमानेंट माउंट कर सकता है मतलब ऑल। अब सीरीज चलते रहते हैं बट भाई उसमें कंटेंट कुछ और है इसमें कंटेंट कुछ और है दोनों में सेम फाइल सिस्टम एलोकेट करवा दिया तो एक काम करता हूँ इसको फिर से रिफ्रेश अब यही कंटेंट दिखा रहा है इनपुट सर्वर के फोकस इसमें भी हेलो दिस इज इसको दिखाएगा जबकि इसमें तो मैंने दूसरा कंटेंट लिखा अलग अलग है ना ये दोनों अलग अलग है बट स्टोरी में सेम कंटेंट दिख रहा है स्टोरेज सेम है तो उसी स्टोरेज से माफ करेंगे अब मेन काम क्या है अगर ये डेवलपर इस सर्वर पे काम कर रहा है दूसरा डेवलपर दूसरे सर्वर पे काम कर रहा है और ये कोई चेंज कर रहा है चलो इसमें कोई चेंज कर रहा है गेट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल अगर उसमें डेटा अपडेट करवाना है तो क्या करोगे ऐड करना डेटा ऐड ऑन करना है ये पहले से लिखा था एक और बार डेटा ऐड मैं लिख रहा हूँ इसमें is option so option बोलने से इंसान तो अब देखते हैं भाई ये तो किसने किया चेंज 183 वाला था चलो ये वाला डेवलपर इसने चेंज किया तो देखो इसमें ऐड हो गया ठीक है बट इसने चेंज किया था क्या नहीं बट इसके इसमें चेंज क्यों हुआ क्योंकि हमने एक ऐसा स्टोरेज सिस्टम यूज किया जो कि शेयर्ड फाइल सिस्टम था और उसको हमने दोनों सर्वर पर माउंट कर दिया दोनों एक ही माउंट पॉइंट पर काम कर रहे थे जिसकी वजह से वेबसाइट में सेम डेटा में दिखाई देता ये क्या हुआ शेयर्ड फाइल सिस्टम स्टोरेज करने के लिए एक सर्विस और कुछ लेकिन किसी के चेहरे देख के होता क्या इको कमांड पर आपको नीचे लिखना है इको कमांड कैसे इको कमांड चला के देखिए इसमें कैसे इको कंटेंट आपको लिखना है इको रन और एक ही स्टोरेज बनाने के लिए हमें इसमें 3 चीज़ की जरूरत पड़ती है और माउंट करना मेनली तो जो वेबसाइट हमारी चल रही है उसके लिए तो एक वेब सर्वर लगना है वो लगेगा मेनली ईएफएस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो पहली बार तो ईएफएस से कनेक्ट करने के लिए पैकेज लगेगा या समझो बात करने कम्युनिकेशन करवाने के लिए क्लाइंट के लिए वो एनएफएस फॉर्म और भी रहते हैं बहुत सारे एनएफएस गणेशा वगैरह बहुत सारे तो आपने कौन सा इंस्टॉल किया है एनएफएस फॉर्म दूसरी चीज़ एफएस टैब के अंदर परमानेंट बस एफएस टैब के अंदर परमानेंट और नॉर्मल प्रेस भी कर सकते हो कमांड चला करके अटैच वाली बट वो परमानेंट माउंट नहीं होगा तो मुझे उस कंटेंट इसमें
भाई इसने चेंज कर दिया एक बार फिर से 180 हो गया, पूरा कंटेंट ही चेंज हो जाएगा। अब ये वाला डेवलपर कुछ चेंज करता है, अब ये वाला 150 वाला ये कुछ चेंज करना है। सबके नाम लिख दिया, बहुत दिन में वेब नहीं चलाया, एक बार नाम लिखा होगा, क्या करें सबका मोड लिख दिया, क्या करो भाई टाइप नहीं हुआ भाई चंद्रा का तो होगा बात ऐसे ही तो ये कौन कर रहा है चेंज भाई 250 वाला सवाल। चलो चेक करते हैं। बट इसमें मुझे ये देखना था कि ये कंटेंट नीचे आ ये तो कमांड है हाँ एक लाइन के बाद एक नीचे नीचे हाँ नीचे आ तो उसको फिट कैसे करते हैं ये कमांड का यूज करके कुछ करते हैं सर कुछ कंटेंट ऐड करना होता है यार लेकिन ये कमांड के बहुत सारे यूज है ना कंटेंट जरूरी नहीं कि सिंपल एक लाइन लिखनी है तो आप कमांड लिख के ऐड कर दो और भी इसके से सपोज एक लाइन के बाद नीचे साइड में एक और लाइन दे करके टाइप करना इस तरीके से आप लिख सकते हो फॉर्मेटिंग से। ये फिर समझ में आपका हो गया मैडम भाई लग जाएगा क्या कर रहे हैं ये का अगर आप प्रैक्टिकल करोगे तो क्या करोगे लॉन्च इन डिफरेंट गैजेट्स ओके फिर क्रिएट जब यूएस क्रिएट कर रहे थे इसमें तो अपना नेम दिया था बस कुछ भी नहीं नेम बोल क्रिएट हो गया। थर्ड काम अटैच अगर आपको करना है उसके लिए हमने क्या करना परमानेंट होना और एक चीज जब आप प्रैक्टिकल करने जाओगे तो माउंट होगा नहीं तो जब आपने ईएफएस क्रिएट हुआ है तो इसको क्या अटैच हुआ है सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में कोड डाला होना चाहिए विच इज 2049 ये अलाउ करना है सिक्योरिटी ग्रुप आपको ढूंढना पड़ेगा तो कौन सा अटैच हो गया है कि ईएफएस क्रिएट कर दो मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सा ग्रुप अटैच हुआ अटैच कॉस्ट देन उसको क्या करना है जो भी ग्रुप अटैच हुआ है उस ग्रुप को मैंने अलाउ करना है अटैच करने जाओगे कहाँ अटैच ऑन सर्वर तो आपको क्या करना है परमानेंट नाम अगर करना है तो एक फाइल मिलेगी etc डायरेक्टरी के अंदर fs टैब का फुल फॉर्म बताओ फाइल के अंदर एंट्रीज करो सबके बाद इसके अंदर एंट्री करोगे तो 6 फील्ड्स आपको मिलेगी 6 फील्ड्स में पहला डिवाइस नेम की जगह आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा DNS फिर उसके बाद में माउंट पॉइंट फिर क्या दोगे
फाइल सिस्टम, फिर क्या दोगे? माउंट ऑप्शंस, फिर क्या दोगे? डम पे भी क्या डम है ना, डम पे फिर क्या दोगे? पैराडाइम। यहाँ पर तो आपने डीएनएस का किया था, ईएमएस का कुछ किया था, माउंट पॉइंट आपने दे दिया यहाँ पर है, हालांकि आपका प्रोजेक्ट होता है ना, आपको करना रहता है, हम थोड़ा एमएमटी करके बता देते हैं और शेयर फाइल सिस्टम दोनों सेम, तो एक तरीके से काम करो, दोनों को फाइल फोल्डर दिखाई दे नॉर्मल काम बड़ा एक्चुअली यूज केस किए हुए वह फाइल सिस्टम हमने दिया एनएफएस और माउंट ऑप्शंस जीरो। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है FSCA फाइल सिस्टम से, यहाँ पर 0 1 2 भी ले सकते हैं, यहाँ 0 1 ले सकते हैं, हमने क्या दिया है पर इसके लिए एंट्री आपने कर दी, इससे पहले अब आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल NFS हाइफन कॉमन, फिर ये एंट्री कर दी आपने, ये पहले आपको करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, पहले ना आगे की पता होना चाहिए माउंट हाइफन ए, और माउंट हाइफन ए तभी हो पाएगा जब सिक्योरिटी ग्रुप को प्रोटोकॉल लगा होगा, बस नहीं करना है, जब बात करते हैं काम जैसा करना डिलीट करने जा रहा हूँ।